गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को एमबी जीनियस चैनल की ओर से प्यार भरा नमस्कार। आज पुनः आपका प्यारा दोस्त, प्यारा भाई मुकेश कुमार आप लोगों के बीच में प्रेजेंट हुआ है एक टॉपिक लेकर के। टॉपिक का नाम है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। यह पार्ट 5 होगा। पार्ट 4 तक हम पढ़ चुके हैं हम लोग। उसमें हम लोग समझे हैं कि पावर शेयरिंग क्या होता है और पावर शेयरिंग को किसी भी कंट्री में क्यों जरूरी है पावर शेयरिंग, उसके बारे में हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से, एग्जाम्पल में हम लोग समझे थे कि बेल्जियम का पावर शेयरिंग और श्रीलंका का पावर शेयरिंग, और पिछला जो टॉपिक है उसको हम लोग क्लियर किए हैं बहुत अच्छी तरह से। यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर के देख लें, प्लेलिस्ट में उसका लिंक डाल दिया जाएगा। तो आज रहेगा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। यह जो क्वेश्चंस है यह एक तरह का क्वेश्चन ही बनता है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। राइट द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। 5 मार्क्स का यह क्वेश्चन पूछा जाता है। यह क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाती है, और यदि यह क्वेश्चन एग्जाम में आ जाती है तो आप इन चारों पॉइंट को आप एक्सप्लेन करके आ जाते हो तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। और कुछ सब टॉपिक्स भी यदि आप लिख देते हो तो कोशिश करें जो एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर आप लोग देते हैं वो क्वेश्चन का आंसर पॉइंट बाय पॉइंट में हो। पैराग्राफ का जो आंसर्स होता है उसमें बहुत कम संभावना होती है कि एग्जामिनर आपको फुल में फुल मार्क्स दे। इसलिए कोशिश करें कि पॉइंट बाय पॉइंट हो, ताकि एग्जामिनर मजबूर हो जाता है क्वेश्चन पूरे फुल मार्क्स देने के लिए। इसलिए जितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है उतना पॉइंट बनाएं और पॉइंट बाय पॉइंट में ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कोशिश करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। किसी भी कंट्री में पावर शेयरिंग का जो प्रैक्टिस किया जाता है डिफरेंट तरह से किया जाता है। हर कंट्री का पावर का जो प्रैक्टिस किया जाता है अलग अलग तरीके से किया जाता है। हमारी कंट्री में भी अलग तरीके से पावर शेयरिंग किया जाता है। कैसे किया जाता है उसको हम लोग समझेंगे। तो पहला है कि जो पावर का शेयरिंग किया जाता है तो पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। हमारी कंट्री में जो पावर का शेयरिंग किया जाता है डिफरेंट ऑर्गन में किया जाता, अंग में, गवर्नमेंट का अंग होता है उस अंग में, डिफरेंट अंग में, ऑर्गन में किया जाता है। वो कौन कौन सा ऑर्गन या अंग है? तो वो है लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव और जुडिशियरी। लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव और जुडिशियरी। इसका हिंदी होता है लेजिस्लेचर का विधायिका, एक्सिक्यूटिव का होता है कार्यपालिका और जुडिशियरी का होता है न्यायपालिका। अब इन तीनों का हम लोग वर्क समझेंगे कि इन तीनों का वर्क क्या है, काम क्या है। हमारी कंट्री में इन तीनों का वर्क क्या है, पावर शेयरिंग जो किया जाता है कैसे किया गया। तो लेजिस्लेचर का वर्क हम लोग फर्स्ट पार्ट में भी पढ़ चुके हैं। इन तीनों का वर्क यहाँ भी थोड़ा संक्षिप्त में हम लोग समझ लेते हैं कि किसी भी कंट्री में जो कंट्री इस ऑर्गन को फॉलो करता हो उसमें कानून का जो निर्माण करना होता है। किसी भी कंट्री का जो कानून बनाया जाता है, कानून का जो निर्माण किया जाता है, विधि को तो निर्माण करने का अधिकार किसके पास होता है? तो इसी लेजिस्लेचर के पास होता है कानून को बनाना। जनता को क्या जरूरत है, जनता की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, तो उस आवश्यकता को कानून के माध्यम से पूरा करने के लिए लॉ बनाया जाता है, कानून बनाया जाता है। और उस कानून को बनाने का अधिकार होता है लेजिस्लेचर को। किसके पास? तो लेजिस्लेचर के पास होती है। लेकिन कानून में यदि किसी तरह की कमी रह जाती है, उस कानून में किसी तरह की यदि कमी रह जाती है तो उस कानून को रिफॉर्म भी करता कौन है? तो यही लेजिस्लेचर ही करता, उसका रिफॉर्म भी, यानी उसमें संशोधन करता है, उसमें सुधार करता है। जो चीज जरूरी होती है उसको उसमें ऐड करता है। कौन? तो यही लेजिस्लेचर। और तीसरा है कि यदि कानून अच्छा नहीं हो, कोई कानून किसी कंट्री में अप्लाई हो गया और वह कानून अच्छा नहीं हो, उस कंट्री की जनता उसको एक्सेप्ट नहीं की, तब उस कानून को तो हटाना पड़ेगा ना।
हाँ, तो उस कानून को हटाने का भी काम कौन करता है? तो यही करता है लेजिस्लेचर। तीनों काम तीनों का तीनों यही करता है, कानून का निर्माण करना, कानून में सुधार करना और कानून को हटाना। कौन? तो यही लेजिस्लेचर। और दूसरा है हमारा एक्सिक्यूटिव। कौन है? एक्सिक्यूटिव। इसका हिंदी होता है कार्यपालिका। क्या होता है? कार्यपालिका। यानी जब कानून किसी कंट्री में बन जाता है, अप्लाई हो, तो कानून का निर्माण हो जाता है, तब उस कानून को क्रियान्वित करने का काम कौन करता है? तो एक्सिक्यूटिव करता है। उस कानून को अप्लाई, क्रियान्वित, उस कानून पर जो निगरानी रखा जाता है, उस कानून पर जो फॉलो करवाया जाता है पब्लिक के द्वारा, वो फॉलो कौन करवाता है? तो यही एक्सिक्यूटिव करवाता है। कौन? तो एक्सिक्यूटिव। जैसे में कोई कानून बन गया हमारी कंट्री में, हम लोग कोई गैर कानूनी काम करते हैं तो पुलिस क्या करती है? हम लोगों को पकड़ती है ना। हम लोगों को बाइक ड्राइव करने की छूट है, लेकिन क्या हेलमेट के माध्यम से, यानी हेलमेट पहन के बाइक ड्राइव करने के लिए हमारा कानून में है कि हेलमेट पहन करके बाइक ड्राइव करें। जब हम हेलमेट नहीं पहनते हैं तो हमें कौन पकड़ती है? तो हमारा गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट जो पुलिस होती है वो पुलिस पकड़ती है। तो जो पुलिस आ गया वो पुलिस इसी एक्सिक्यूटिव के अंतर्गत आता है। जो हम गैर कानूनी करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो जो गलत काम करने से हमें रोकता है, पुलिस रोकती है, तो वो एक्सिक्यूटिव के अंतर्गत आ गया। हमारी कंट्री में कानून को जो अप्लाई करता है, लागू करता है, वो लागू कौन करता था? हमारा मिनिस्टर होता है। कौन? मिनिस्टर करता है। जैसे कि इंडिया में किसी कानून की जरूरत है तो मोदी जी वहाँ कानून बना देंगे और उसको पूरे कंट्री में अप्लाई कर देंगे, जाओ अप्लाई। तो कानून का अप्लाई भी करता है कौन? तो मोदी जी। तो एक्सिक्यूटिव के अंतर्गत मोदी जी भी आते हैं। दैट मीन्स गवर्नमेंट भी आते हैं। प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट लेवल पर चीफ मिनिस्टर, सेंट्रल लेवल पर प्राइम मिनिस्टर। तो ये हो गया एक्सिक्यूटिव। और तीसरा है जुडिशियरी। तीसरा क्या है? तो जुडिशरी। जब दंगा फसाद होती है गांव में, क्या होती है? दंगा फसाद होती है, कुछ करप्शंस होता है, कुछ अत्याचार होता है, जो कानून बनी उस कानून के विरुद्ध में कुछ काम होता है, उसके विरुद्ध में लोग अगेंस्ट में होते हैं, तो उसका न्याय जो देता है वो न्याय कौन देता है? तो जुडिशियरी। कौन? तो जुडिशियरी। यानी लोगों में यह कानून है कि आप किसी का मर्डर नहीं कर सकते, किसी का मर्डर नहीं कर सकते। लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी का मर्डर कर देता है, किसी का अत्याचार करता है, किसी पर, किसी महिला का रेप करता है, या किसी का भी किसी के साथ दुर्व्यवहार करता है, तो वह कानून के खिलाफ है। और कानून के खिलाफ होने के बाद कौन? तो ये एक्सिक्यूटिव उसको पकड़ लेता है। एक्सिक्यूटिव में कौन? पुलिस। और पकड़ करके उसको कहाँ ले जाता है? तो जुडिशियरी के पास। और जुडिशियरी कौन होता है? हमारा कोर्ट। कौन? तो कोर्ट होता है, जेल कोर्ट। तो कोर्ट में फैसला सुनाया जाता है। फैसला कौन सुनाता है? तो कोर्ट। तो जो स्टेट लेवल का होता है वह कोर्ट होता है, और जो सेंट्रल लेवल का होता है वह सुप्रीम कोर्ट होता है। यानी स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट और सेंट्रल लेवल पर सुप्रीम कोर्ट। तो जो फैसला सुनाती है स्टेट लेवल का वह स्टेट हाई कोर्ट, और जो सुप्रीम सेंट्रल लेवल का जो है तो सुप्रीम कोर्ट। तो फैसला देता है, वह सुनाता है कि तूने गलत किया है, तूने गलत किया है तो तुझे पनिशमेंट मिलना ही चाहिए। और जिस धारा, जिस एक्ट के अंतर्गत उसे पनिशमेंट जितना देना चाहिए उसे पनिशमेंट देने का काम कौन करता है? जुडिशरी। डेट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो न्याय देती है, न्याय देने का काम कौन करता है? तो जुडिशरी। तो ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बात रही कि ये जो तीनों ऑर्गन है, लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव और जुडिशियरी, ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट पर भी होती है, हमारा स्टेट गवर्नमेंट में भी होती है, और हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी होता है। सेंट्रल लेवल पर भी होता है, स्टेट लेवल पर भी होता है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी होता है, तीनों ऑर्गन। और तीनों का जो वर्क है वो तीनों का अलग अलग, यानी एक समान वर्क है, इक्वल वर्क है, और तीनों का जो पावर है वो भी इक्वल है। यानी ये सेंट्रल लेवल पर भी होता है। कौन? तो सेंट्रल लेवल पर भी होता है, स्टेट लेवल पर भी होता है, और हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी होता है। कहाँ? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो इन तीनों का, किसका? तो
ये लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी, तीनों का जो वर्क है, पावर है, तीनों का पावर समान है। क्या है? समान है। तीनों का पावर समान है, तीनों इक्वल है, हॉरिजेंटल है, तीनों का पावर समान है। यानी ये भी सेंट्रल का भी पावर समान है, यानी एक्सिक्यूटिव, जुडिशरी और कौन? लेजिस्लेचर। तीनों का पावर यदि समान है यानी लेवल इक्वल है यानी हॉरिजेंटल में है, इसलिए इसमें जो पावर का शेयरिंग किया जाता है उसको हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग भी कहते हैं। तो ये एक तरह का क्वेश्चंस भी पूछा जाता है कि किस टाइप के पावर शेयरिंग में हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग आता है, तो किस में? तो अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग आता है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव आता है। तो ये समझ गए। अब देखिए, ये जो लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव और जो जुडिशरी होता है, यदि कोई कानून का निर्माण कर दिया हमारे लेजिस्लेचर ने, तो कानून गलत है कि सही है? कानून गलत है कि सही है? यदि कानून गलत होगा तो ये क्या करेगा? अप्लाई ही नहीं करती है, एक्सिक्यूटिव अप्लाई ही नहीं करती है। और यदि एक्सिक्यूटिव अप्लाई भी कर दिया तो कानून गलत है कि सही, हमारी जनता उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, कानून गलत है कि सही है, तो उसको जुडिशरी क्या करता है? लागू ही नहीं करता। यानी जो उस पर फैसला देता है, जो फैसला देता है उसको हटाने के लिए तुरंत उसको परमिशन दे देता है। यानी डेट मीन्स हम कह सकते हैं जो जुडिशरी है इसको चेक करता है, ये है इसको चेक करता है, ये है इसको चेक करता है, एक दूसरे से चेक करते ही रहता है कि जो तू काम कर रहा है वह सही है कि गलत है। यानी तीनों में बैलेंस बना रहता है। क्या बना रहता है? तो तीनों में बैलेंस बना रहता है और तीनों में एक दूसरे का चेक करते रहता है, इसलिए इसको चेक एंड बैलेंस पॉलिसी या चेक एंड बैलेंस पावर शेयरिंग भी कहते हैं। ये समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है पावर कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जो पावर का शेयर किया जाता है वो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट पर किया जाता है। हमारी कंट्री इंडिया में ही ले लेते हैं, गवर्नमेंट का लेवल 3 टायर्स में है, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिक से अधिक पावर होता है, स्टेट गवर्नमेंट का उससे थोड़ा कम पावर होता है और लोकल गवर्नमेंट का उससे भी थोड़ा कम पावर होता है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन आता है? जो पूरे कंट्री का रूल करता है वह सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, और जो किसी एक स्टेट का रूल करता है वह हमारा स्टेट गवर्नमेंट हो गया। और जो हमारा लोकल एक पंचायत का रूल करता है, पंचायत आ गया, जो गांव लेवल पर होता है उसको पंचायत कहते हैं, और जो सिटी लेवल पर शहर में होता है, टाउन्स में होता है, उसको म्युनिसिपल कहते हैं। तो पंचायत हो गया, म्युनिसिपैलिटी हो गया, हुआ ना 3 फॉर्म का गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट में पावर का शेयरिंग किया जाता है, सेंट्रल लेवल का भी कुछ पावर है, अलग पावर है। कैसे पावर है? यदि भारत और चाइना के बीच में झगड़ा होती है, भारत और पाकिस्तान के बीच में यदि झगड़ा होती है, तो क्या हमारे गांव का मुखिया जाएंगे वहां फैसला करने के लिए? जो गांव का मुखिया होगा वो गांव का मुखिया जाएंगे फैसला करने के लिए कि ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तुम हमारे भारत से क्यों पंगा ले रहे हो? जाएंगे? नहीं जाएंगे। यानी उसका जो फैसला करेंगे कौन करेंगे? तो सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी मुखिया का काम वहां नहीं है, मुखिया का काम गांव में है। गांव में कहाँ? तो गांव में है ना। तो सेंट्रल जो गवर्नमेंट का पावर होता है वह पावर भी अलग अलग होता है। अब स्टेट का पावर क्या होता है? अपने स्टेट को डेवलप करना। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे देती है। लोग स्टेट गवर्नमेंट कुछ पावर तुम ले लो और इस पावर से अपने स्टेट का डेवलप करो। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? स्टेट गवर्नमेंट देखती है कि हमारी स्टेट की पब्लिक को क्या चीज की जरूरत है, हमारी पब्लिक क्या चाहती है, हमारी पब्लिक किस चीज से खुश रहेंगे,
क्या ज़रूरत है, उन सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमारी स्टेट गवर्नमेंट काम करती है। जो भी डेवलपमेंट किया जाता है स्टेट लेवल पर, वो स्टेट लेवल के द्वारा किया जाता है। स्टेट लेवल पर वो स्टेट लेवल के द्वारा किया जाता है। तो ये हो गया स्टेट लेवल का पावर। अब है लोकल लेवल का पावर। अब मुखिया मान ले कि यदि कोई एक परिवार से एक ही परिवार में यदि कोई सास और बहू झगड़ती है, तो क्या वो सास बहू मोदी जी के पास जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास? कहाँ? तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये स्टेट गवर्नमेंट है, ये लोकल गवर्नमेंट है। तो यदि गांव में कोई सास और बहू झगड़ती है तो ये मोदी जी के पास जाएंगे कि ये मोदी जी, मेरी सास ने मेरी झट्टी पकड़ के हमको मारी है, ये मोदी जी मेरी बहू ने मुझे मारी है। जाएगी ये मोदी जी के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास? नहीं। तो ये यदि सास बहू में झगड़ा होता है तो सबसे पहले इसका अधिकार है कि सबसे पहले जो गांव का मेन होता है मुखिया, उस मुखिया के पास जाएगी। कहाँ? मुखिया के पास। और वो मुखिया उसका फैसला करती है। मुखिया क्या करता है? उसको फैसला करता है, और उसके अकॉर्डिंग यदि मुखिया से नहीं बन पाता है तब आगे वह ट्रांसफ़र करता है, फिर सेंट्रल लेवल पर जाता है, फिर स्टेट लेवल पर, फिर सेंट्रल लेवल पर। इसके अलावा यदि गांव में किसी चीज़ की ज़रूरत हो, अन्य गांव में कहाँ कुआं की ज़रूरत है, कहाँ तालाब की ज़रूरत है, कहाँ चापाकल की ज़रूरत है, किसको घर की ज़रूरत है, किसको वृद्धा पेंशन की ज़रूरत है, इन सभी जरूरतों को कौन देखेगी किसी गांव में? तो वो देखने का काम मुखिया करता है। क्या हमारा सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, जो हमारा स्टेट है झारखंड का हेमंत सोरेन गांव गांव में घर घर में जाकर के बोलेगा कि कौन बुढ़ाऊ है, कौन ओल्ड है बुढ़ाऊ है, उसको हम वृद्धा पेंशन देंगे। देखेगा? उतना पॉसिबल है? इतना बड़ा स्टेट है तो सारे घर घर में जाकर के उतना पॉसिबल है कर पाना? नहीं है। यदि इन सभी चीजों को करने लगेगा तो पता चलेगा दूसरा काम छूट रहा है, होगा ना। तो गांव में किसी चीज की जरूरत हो, पंचायत लेवल पर किसी चीज की जरूरत हो, तो उसका मुद्दा, उसका इशू कौन उठाता है? तो मुखिया उठाता है उसका मुद्दा, इशू। और वह मुखिया किससे डिमांड करता है? तो वह मुखिया स्टेट गवर्नमेंट के पास डिमांड करता है, और स्टेट गवर्नमेंट उसको पूरा करता है। और यदि स्टेट गवर्नमेंट को भी किसी चीज की जरूरत हो तो वह किसके पास जाता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, मोदी जी के पास, और सेंट्रल गवर्नमेंट फिर उसको पूरा करती है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा पावर जो है सो सेंट्रल गवर्नमेंट के, और इसके अंडर में हमारा स्टेट गवर्नमेंट, इसके अंडर में हमारा है लोकल गवर्नमेंट, है ना, लोकल गवर्नमेंट। तो ये जो पावर का शेयरिंग किया गया है एक वर्टिकल फॉर्म में किया गया है। ध्यान से देखो, ये वर्टिकल फॉर्म होता है ना, और ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म होता है। तो वर्टिकल फॉर्म में किया गया है, इसलिए यदि पावर का शेयरिंग लेवल ऑफ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग किया जाए, किसके? तो लेवल ऑफ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग किया जाए तो उसको हम लोग वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग भी कहते हैं। यह भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है। तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब तीसरा पॉइंट है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। डिफरेंट सोशल ग्रुप में पावर का शेयरिंग किस तरह किया गया? तो पहले हम लोग समझेंगे रिलीजन के बेस पर। रिलीजन में सबसे पहले देखेंगे कि हमारी कंट्री में, हमारी अपने ही कंट्री ले लेते हैं, हमारी कंट्री में कई रिलीजन के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो रिलीजन में हर किसी रिलीजन कम्युनिटी को यह राइट्स है कि वह अपना धर्म का माने, अपना धर्म को माने। यानी हिंदू है तो वह हिंदू धर्म को मानो, यदि मुस्लिम है तो मुस्लिम धर्म को मानो, यदि क्रिश्चियन, सिख, ईसाई तो अपना अपना धर्म को अपनाएं, अपने धर्म के अकॉर्डिंग पूजा वगैरह करें। तो यह अधिकार है ना। हमारी गवर्नमेंट ये कभी बोलती है कि हमारा इंडिया है तो इंडिया में हिंदू की मेजोरिटी में है तो हिंदू धर्म माना जाएगा? है ऐसा है? नहीं है। यानी हिंदू का भी अपना राइट्स है कि वो अपना धर्म को मानेंगे, मुस्लिम का भी अपना राइट्स है कि अपना धर्म को मानेंगे, हमारे क्रिश्चियंस भाई, हमारे सिख भाई, हर किसी को यह राइट्स है कि वो अपना अपना धर्म को मानेंगे। बट यदि कोई पर्सन
कोई हिंदू कम्युनिटी का पर्सन, हिंदू रिलीजन का पर्सन कोई मुस्लिम धर्म को मानना चाहेगा तो वह मान सकता है, कोई मुस्लिम पर्सन हिंदू धर्म को मानना चाहे तो वह मान सकता है। यानी एक दूसरे का धर्म यदि मानना चाहे तो वह मान सकती है, उस पर किसी भी तरह का पाबंदी नहीं है, उसे फुल फ्रीडम है और हर किसी को अपना अपना पावर है। यदि हिंदू धर्म को कुछ पावर गवर्नमेंट दी है तो मुस्लिम को भी दिए हैं, किसको भी दिए हैं, क्रिश्चियंस को भी और सिख को भी दिए, ईसाई को, यानी चारों को अपना पावर दिए हैं, हर किसी के पास पावर है, यानी चारों में भी पावर का शेयरिंग किया गया है। तो यह हम रिलीजन के बेस पर समझ गए। अब है लिंग्विस्टिक के बेस पर पावर का शेयरिंग किस तरह करते हैं और उसका प्रैक्टिस किस तरह हुआ है। तो लिंग्विस्टिक का पावर शेयरिंग जो किया गया है, सो सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लोग बेल्जियम के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि बेल्जियम में कितने तरह के लोग थे, तो 3 प्रकार की लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, लेकिन मैनली 2 थे, डच और फ्रेंच, और एक जर्मन थे ना। तो वहां हम लोग देखें बेल्जियम में मेजोरिटी की जो थी, मेजोरिटी में अधिकता में, वो मेजोरिटी में कौन था, तो डच था, और माइनॉरिटी में कौन थे, तो वो फ्रेंच थे ना। लेकिन मेजोरिटी और माइनॉरिटी होने के बावजूद भी जर्मन 1% था, लेकिन तीनों में जो पावर का शेयरिंग किया गया था बहुत अच्छा वे से पावर का शेयरिंग किया गया था, इसलिए वह एक डेवलप कंट्री बन गया। यानी लैंग्वेज के बेस पर भी पावर का शेयरिंग किया गया था, उसे अधिकार दिया गया था। श्रीलंका में अच्छा से पावर का शेयरिंग नहीं हुआ तो गया वो सिविल वार झेल के आ गया, पूरे बर्बाद, देश को बर्बाद कर दिया ना। तो ये हुआ हमारा लैंग्वेज के बेस पर। अब एक हो रहा है रिविज्ड रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये क्या है, यदि किसी कंट्री में, कोई भी कंट्री को डेवलप करने के लिए सबसे पहले उस कंट्री के नागरिक जो होते हैं उसको डेवलप करना जरूरी होता है। जब उस कंट्री का नागरिक डेवलप हो जाता है तो वह कंट्री अपने आप एक डेवलप्ड कंट्री कहलाने लगती है। तो कंट्री का एक कम्युनिटी के लोग यदि डेवलप हैं और दूसरी कंट्री के कम्युनिटी के लोग यदि अनडेवलप हैं, यानी वह डेवलप नहीं है, तो हम कैसे कहेंगे कि हमारा कंट्री एक डेवलप कंट्री है, कहेंगे नहीं। तो जो लॉ कम्युनिटी का जो होगा, जो कम डेवलप कम्युनिटी का जो होगा, गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ एक्ट, कुछ धारा, कुछ कानून लाती है और उस कानून के अंतर्गत उसको स्पेशल राइट्स दिया जाता है, स्पेशल अधिकार दिया जाता है, और उस अधिकार के माध्यम से उसे क्या करता है, छूट देते हैं, उसे कुछ छूट देते हैं और उस छूट के माध्यम से उसके लेवल को इक्वल करने की कोशिश करते हैं, और जब दोनों इक्वल हो जाते हैं तो वह डेवलप कंट्री हो जाती है। हमारा ही कंट्री में हम लोग जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी पढ़ते होंगे, जानते होंगे। कोई फॉर्म यदि आप लोग भरे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि कुछ फॉर्म में ऐसा होता है कि जनरल के लिए कुछ फी अनाउंस कर दिया जाता है कि जनरल के लिए इतना रुपया लगेगा, लेकिन ओबीसी के लिए इतना रुपया लगेगा, लेकिन एसटी, एससी के लिए फ्री क्या कर देता है, तो फ्री, कि ये सब फ्री भर सकते। तो ये सब क्यों किया जाता है, उसको क्यों छूट दिया गया, गवर्नमेंट क्यों दुर्नीति कर रही है, यहाँ दोनों में मतभेद क्यों कर रहा है, भेदभाव क्यों कर रही है। तो गवर्नमेंट का जो व्यू होता है भेदभाव करना नहीं होता है, गवर्नमेंट का व्यू होता है कि जो हमारी लोअर कम्युनिटी है उसको भी थोड़ा डेवलप करके उसमें कुछ छूट दे करके उसे भी इक्वलिटी में लाएं, उसे भी डेवलप करें, और जब दोनों कम्युनिटी डेवलप हो जाएगी तो हमारा कंट्री डेवलप होगा, इसलिए उसको छूट देते हैं। जॉब वगैरह में हो, एग्जाम वगैरह यदि होती है जॉब के लिए तो उसमें भी एसटी, एससी के लिए कुछ मार्क्स की छूट होती है, यानी उसका कट ऑफ कम ही रहेगा फिर भी उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और जनरल ओबीसी का यदि कट ऑफ कुछ ज़्यादा होता है तब उसका सिलेक्शन होता है। तो ऐसा इसलिए करती है कि यदि जो लोअर कम्युनिटी के होते हैं उसका यदि किसी पर्सन का जॉब हो जाता है तो वह पर्सन्स, उस परिवार के लोग में थोड़ा डेवलपमेंट बढ़ती है और धीरे धीरे वह ग्रोथ होता है। क्या होता है, ग्रोथ होता है, डेवलप होता है, और डेवलप होकर के इक्वल होता है। और जब इक्वलिटी आ जाएगी, इक्वलिटी जब आ जाएगी तब क्या होगा, हमारा कंट्री डेवलप कंट्री बनेगी।
तो इसीलिए कुछ क्षेत्रों में रिजर्व कर दिया जाता है। हमारी महिलाओं को, हमारी औरतों को भी यह रिजर्व है, रिजर्वेशन। कहीं कहीं बस में यदि सफ़र करते होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि महिलाओं के लिए रिजर्व है, उन्हें यहाँ सिर्फ महिलाएं ही बैठेगी, पुरुष नहीं। तो इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारी महिलाएं थोड़ा बैकवर्ड है, आजकल डेवलप होते जा रही है, बहुत तेजी, रैपिडली डेवलप हो रही है, बहुत तेजी से डेवलप हो रही है। तो इसलिए कुछ और छूट दे दिया जाता है उन लोगों में ताकि डेवलप हो। कौन कहता है हमारी देश की महिलाएं, हमारे देश की लड़कियां लड़कों से कम है? कौन कहता है? नहीं है। हमारे देश की लड़कियां बहुत बड़ा बड़ा काम कर रही, फ्लाइट को उड़ा रही है, तो कैसे हम कह दे कि कम है? तो इसलिए रिजर्व कुछ क्षेत्रों में रिजर्व कर दिया जाता है, कुछ क्षेत्रों में छूट दिया जाता है। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब चौथा पॉइंट है कि जो पावर का शेयरिंग किया जाता है विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज और सोशल ग्रुप में भी किया जाता है। अब उसको हम लोग कैसे देखते हैं? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा क्या? कोलिजन गवर्नमेंट। अब कोलिजन गवर्नमेंट क्या होती है? तो कोलिजन गवर्नमेंट का हिंदी होती है मिलीजुली सरकार। मिलीजुली सरकार, मिलीजुली सरकार में क्या, हमारा कंट्री, हम अपने कंट्री को मान लेते हैं, हमारी कंट्री में टोटल 550 सीट है, 545 को मानिए, 545 सीट है। कितना? 545 सीट है। 545 सीट में जीत के लिए इलेक्शन यदि किसी कंट्री में होती है, हमारी कंट्री में यदि इलेक्शन होती है, तो इस इलेक्शन में 545 सीट पर चुनाव लड़ती है पार्टियां, और इस 545 सीटों में जीत के लिए 273 सीट की जरूरत पड़ती है। यदि इतना सीट आ जाता है तो वह मेजोरिटी हो जाती है, वह अपना गवर्नमेंट बना सकती है। इसको हम लोग डिटेल से फेडरलिज्म में समझेंगे। लेकिन इससे यदि कम आता है तो वह अपना अलग गवर्नमेंट नहीं बना पाती है। और कैसे? तो हमारा कंट्री इंडिया है, इंडिया में इलेक्शन आता है, चुनाव होती है। तो चुनाव होती है तो यह अधिकार है पार्टियों को, किसी भी पार्टियों को अधिकार है कि वह इलेक्शन लड़ सके, कोई उस पर पाबंदी नहीं लगा सके। इलेक्शन लड़ती है, इलेक्शन लड़ने के बाद मान ले कि बीजेपी और कांग्रेस और बीएसपी, आम आदमी पार्टी वगैरह इलेक्शन लड़ती है, लेकिन उसमें भी 250 सीट वह नहीं ला पाते हैं, 250 सीट यदि वह नहीं ला पाते हैं, तो क्या हमारे कंट्री में गवर्नमेंट नहीं बनेगी? क्या फिर से इलेक्शन होगा? फिर से उतना दान दौलत की बर्बादी होगी? फिर से उतना पैसा खर्च होगा? जानते हैं, पता है कि किसी भी इलेक्शन में कितना पैसा बर्बाद होता है, कितना पैसा को खर्च किया जाता है। पावर हो गया, रैलियां पर रैलियां होता है, पंपलेट छपवाया जाता है, बैनर छपवाए जाते हैं, प्रचार का प्रचार किया जाता है, कितना खर्च होता है, पैसे पे ही हर काम होता है। तो कितना खर्च होता है इलेक्शन में, और यदि कोई पार्टी 250 सीट नहीं ला पाती है तो क्या गवर्नमेंट नहीं बनेगी? बनेगी या नहीं बनेगी? तो गवर्नमेंट बनेगी। तो गवर्नमेंट कैसे बनेगी? 285 सीट है, 273 चाहिए। तो गवर्नमेंट इस तरह बनेगी कि ये जो पार्टी है 250 सीट वाले यानी बीजेपी, माने हम बीजेपी यदि है तो ये किसी दूसरे पार्टी के पास जाते, मान ली कि आम आदमी पार्टी के पास जाएंगे, आम आदमी पार्टी के पास जाते हैं और आम आदमी पार्टी से बोलते हैं कि आप हम में शामिल हो जाए, हमसे फ्रेंडशिप कर लीजिए। वो फ्रेंडशिप करके यह क्या करता है, इससे फ्रेंडशिप करके अपना मेजोरिटी बढ़ा लेता है, 273 सीट प्राप्त कर लेता है। जब 273 सीट प्राप्त कर लेता है तो यह गवर्नमेंट बना लेती है, बीजेपी की सरकार गवर्नमेंट बना लेती है। लेकिन यह इसके साथ मिला तो क्या फ्री में मिलेगा? आजकल तो फ्री में कुछ भी नहीं होता है, तो क्या फ्री में मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसको भी कुछ चाहिए, बिना एडवांटेज का, बिना बेनिफिट का किसी को किसी का हेल्प नहीं करेगा। आज की दुनिया में कहीं भी किसी का हेल्प नहीं करेगा। तो ये क्या कहता है कि हम आपके साथ तभी मिलेंगे जब आप हमें कुछ देंगे, कुछ मिनिस्टर हमारे पार्टी का बनाएंगे तब।
तो बीजेपी यहाँ कंप्रोमाइज करता है कि हम भी आपके पार्टी का 1-2 मिनिस्टर बना देंगे, आप हमें शामिल हो जाइए, हमारे साथ फ्रेंडशिप कर लीजिए। और क्या होती है, या इसके साथ फ्रेंडशिप करके या अपना मेजोरिटी की सरकार बना लेती है। इस तरह हमें क्या देखिए, मेजोरिटी की सरकार बनाने के बाद पूरे कंट्री को रूल करने लगती है। तो ये जो सरकार बनी उसी को हम लोग कॉलिजियन गवर्नमेंट कहते हैं, यानी मिली जुली सरकार कहते हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ भी पावर का शेयरिंग किया गया, इसको भी पावर दिया गया, आम आदमी पार्टी को दिया गया ना बीजेपी के द्वारा, यानी पार्टियों में भी पावर का शेयरिंग किया गया। तो ये हुआ हमारा पॉलिटिकल पार्टी में पावर का शेयरिंग। अब है 100 प्रेशर ग्रुप्स। इसके अंतर्गत कौन कौन आता है, तो व्यापारी है, ट्रेडर्स है, और कौन है, तो बिजनेसमैन है और फार्मर्स है। इन सबों में भी क्या होता है, पावर का शेयरिंग। इन सबों को भी अधिकार है कि किसी भी लोगों को अधिकार है कि वह व्यापार कर सकता है, किसी भी लोगों को अधिकार है कि वह बिजनेस कर सकता है, किसी भी लोगों को अधिकार है कि वह खेती कर सकता है। और इन लोगों को भी पावर दिया गया है, यानी पावर का शेयर किया गया है। किन लोगों को, तो इन्हीं लोगों को पावर का शेयर किया गया है। तो इस तरह हम लोग ये पॉइंट भी क्लियर कर लिए कि जो पावर का शेयरिंग होता है पॉलिटिकल पार्टीज में और सोशल ग्रुप्स में कैसे होता है। यदि इन लोगों में पावर का शेयर नहीं होगा तो मूवमेंट हो जाएगी, आंदोलन हो जाएगी, ये सब आंदोलन खड़े कर देंगे गवर्नमेंट के खिलाफ। और आंदोलन किसी भी कंट्री के लिए बहुत हानिकारक होता है। हम लोग श्रीलंका में सिविल वार में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं ना, तो बहुत हानिकारक होता है। तो ये रहा हमारा आज का क्लास, आज का जो टॉपिक था फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो आज का सेशन यहीं तक था। और हम लोगों की मेहनत यदि आप लोगों को पसंद आती होगी, आप लोगों को अच्छा लगता होगा, तो आप अपना रिप्लाई जरूर दें, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके जरूर दें। इससे क्या होता है, हम लोगों को थोड़ा मनोबल मिलता है और हम लोग थोड़ा अच्छा से गाइड कर पाते हैं। तो आज का एपिसोड को हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।